नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं बिहार यात्रा पर था और बिहार विधानसभा 2025 को मैंने बड़े बारीकी से कवर किया। मैं क्षेत्र की जनता से मिला, उनके मुद्दों को सुना, अलग-अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला, उनके पदाधिकारियों से मिला, मैं पार्टी ऑफ़िस जाकर पार्टी के प्रवक्ताओं से मिला और उससे मेरी जो समझ बनती है उस पर मैंने उसके हिसाब से जो कल के निर्णय आए और एक सवाल जो बिहार की फ़िज़ाओं में घूम रहा है वो है कि प्रशांत किशोर जो जिनके दावे थे कि इस बार वो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर और उनका परफ़ॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। जनसुराज एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही, उनका वोट परसेंटेज भी कम रहा। लेकिन जो मुख्य बात है, वो यह है कि जनसुराज ने इस बार बहुत अलग-अलग प्रयोग किया। पहली बात कि जनसुराज ने अच्छे कैंडिडेट्स सभी जगह से अगर सभी पार्टियों के से भी अगर आप कंपेयर करें, तो जनसुराज ने सबसे अच्छे कैंडिडेट्स दिए। वो डॉक्टर्स थे, वो एडवोकेट्स थे, केसी सिन्हा जैसे बड़े मैथमेटिशियन थे, अच्छे पृष्ठभूमि के लोग उन्होंने प्रत्याशी के रूप में डाला हर क्षेत्र में। साथ ही साथ करोड़ों रुपया प्रशांत किशोर कोई कंपनी नहीं है, प्रशांत किशोर किसी सरकार में भी नहीं है, फिर भी उन्होंने लगभग बिहार की इकोनॉमी में 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपया पंप इन किया है। अपने प्रत्याशियों को भी उन्होंने आर्थिक मदद दी। फिर भी इतना बुरा रिज़ल्ट क्यों हुआ? उसके मेरे हिसाब से उसके जो कुछ कारण मैं देख पा रहा हूँ, उसको मैं अपनी तरफ से आपके सामने रखना चाहूँगा। बट इसे शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि प्रशांत किशोर वेल ट्राइड और पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि अच्छे कैंडिडेट्स को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब आइए कि क्या मुख्य कारण रहा प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी का की जो ये स्थिति हुई उसके मुख्य कारण क्या-क्या रहे? जनसुराज में केवल पहली बात की जनसुराज 1 वर्ष पुरानी पार्टी बस थी। तो इतने कम समय में 243 विधानसभा है बिहार में। 243 विधानसभा में इतने बड़ी आबादी को कैटर करना, उसको अपनी बात, अपने मुद्दों को समझा पाना, कन्विंस कर पाना, एक है सुन लेना और एक है कि सुनकर, समझकर उसे वोट में तब्दील करना। जहाँ तक सुनने की बात है तो प्रशांत किशोर को मुझे लगता है ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बिहार के घर-घर के लोग जन-जन प्रशांत किशोर की बातों को सुन रहे थे और उससे रज़ामंदी भी रख रहे थे, कनेक्ट भी कर रहे थे। लेकिन वो इतना कन्विंस नहीं हुए थे कि उसे वोट में तब्दील किया जा सके। तो बहुत कम समय मिला जनसुराज को कि अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाकर फिर उसे वोट में तब्दील किया जा सके। इसलिए ये एक प्रमुख कारण रहा। दूसरी बात 80 से 90% जो उनके प्रत्याशी थे, वो लगभग पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तो इसे अनुभवहीनता भी कह सकते हैं कि उनमें अनुभव नहीं था विधानसभा चुनाव लड़ने का, क्योंकि राजनीति सिर्फ ईमानदारी और बुद्धिमानी से नहीं लड़ी जा सकती। इसमें आपको रणनीति, व्यवहार कुशलता, डिप्लोमेसी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है राजनीति। यहाँ पर राजनीति सिर्फ ईमानदारी और बुद्धिमानी से नहीं लड़ी जाती। इसमें मतलब ईमानदार आप रहें, बट साथ ही साथ आपको आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, आपकी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। अगर आप देखिएगा बहुत सारे अच्छे नेता भी जो हैं, जो ईमानदार हैं और साथ ही साथ अच्छे नेता हैं, उनकी अगर आप बात देखिए तो वो बहुत जनता से कनेक्टेड रहते हैं। बट ये जितने लोग थे, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, ये जनता के घरेलू मुद्दों से, जनता की रोज़ाना जो उनकी परेशानियाँ हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अवगत नहीं थे। और जब तक आप ये कनेक्ट अपनी जनता के साथ, आप अपने क्षेत्र की जनता के साथ ये कनेक्ट नहीं बिठा लेते हैं, तब तक उसे वोट में तब्दील करना, कितनी भी अच्छी बातें करें आप, लेकिन इसे वोट में तब्दील करना इतना आसान नहीं होता है। और इसका प्रभाव आप बूथ मैनेजमेंट पे देखेंगे, ये अनुभवहीनता ही थी जिसके कारण आप देखिए कि बूथ मैनेजमेंट में असफलता रही। पंचायत स्तर पर जो नेटवर्किंग होनी चाहिए थी और स्थानीय मुद्दों पर जो बारीक पकड़ होनी चाहिए थी इनके नेताओं के, उम्मीदवारों का, वो उसमें थोड़ी कमी नज़र आई। भले प्रशांत किशोर को एक-एक बात जो बिहार के मुख्य मुद्दों से प्रशांत किशोर निजी तौर पे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या उनके प्रत्याशी अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर जनता तक पहुँच पाएँ? एक और बात मैं जो देखता हूँ वो जितना सक्रिय और जितनी मेहनत प्रशांत किशोर कर रहे थे, उतनी मेहनत उनके कार्यकर्ता और उनके जो प्रत्याशी थे, वो नहीं कर रहे थे। ये मैंने क्षेत्र में देखा कि प्रशांत किशोर का बैनर थ्रू आउट लगा हुआ था, लेकिन उनके प्रत्याशी जो थे, बहुत जगह पर मैंने देखा कि प्रत्याशी को लोग पहचान भी नहीं रहे। जैसे धमदाहा में मैंने लोगों से पूछा, पूर्णिया, ये इनफैक्ट सभी जगहों पे देखने को मिला, क्योंकि फर्स्ट टाइमर भी थे, वो पॉलिटिक्स की पृष्ठभूमि नहीं थी, मतलब
कोई नेता नहीं थे, ये जितने भी इनके प्रत्याशी हैं ज़्यादातर फर्स्ट टाइम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी एक कारण था कि जनता तक प्रत्याशी का नाम नहीं पहुंचा हुआ था। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो यानी तो वो सिटिंग विधायक है, एनडीए का है, तो और या नहीं तो कोई हारा हुआ है, 2 बार 3 बार चुनाव लड़ रहा है, तो उनका जो प्रबंधन था, उनका जो मैनेजमेंट था, वो अलग लेवल का था। सक्रिय कार्यकर्ताओं की कमी नजर आई, और बूथ स्तर पर अगर आप देखें तो इनके जो पोलिंग एजेंट्स थे, बहुत बूथ पर ऐसा भी हुआ कि पोलिंग एजेंट्स की कमी नजर आई। तो ये सब एक अवलोकन का विषय है कि कैसे हम अपना काडर और मजबूत करें, बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लोगों को आपके प्रत्याशी अगर फर्स्ट टाइमर हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत थी। वो बूथ मैनेजमेंट, पोलिंग एजेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ये मैनेज किया जाता है, नेटवर्किंग कैसे बनाया जाता है, कैसे जनसंपर्क साधा जाता है, और साथ ही साथ चुनाव के वक्त जो जिन रणनीतियों की जरूरत होती है एक प्रत्याशी को, वो सब की मुझे लगता है कि ट्रेनिंग की भी जरूरत थी, और जिसकी कमी दिखी, और इसी के कारण यह परिणाम देखने को मिला। उनके जितना जज्बा प्रशांत किशोर दिखा रहे थे, उतना जज्बा उनके प्रत्याशियों में नहीं था। चुनाव में सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं लड़ा जाता चुनाव, पूरे संगठन की एकजुटता बहुत जरूरी होती है, और खास करके जब आप ऐसी पार्टियों से लड़ रहे हैं जो बड़े पुराने घाघ हैं, पुराना तजुर्बा है उनके पास, तो जब ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं तो आपकी तैयारी भी उस स्तर की होनी चाहिए, बूथ स्तर की तैयारी होनी चाहिए। सभी 243, ये मेरा निजी राय है कि सभी 243 सीटों पर लड़ना और लोगों तक पहुंच पाना, इतने कम समय में, 1 साल का ही वक्त था आपके पास, इतने कम समय में लोगों तक पहुंच पाना, उनको कन्विंस करके वोट दिला देना, इट वॉज नॉट एन ईजी गेम। ये इतनी आसानी से कर पाना संभव नहीं था, और वो भी बहुत जगहों पे आप भी जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा भी नहीं हुई थी। जो शुरुआती दौर में वो पदयात्रा कर रहे थे, उसके बाद वो पदयात्रा भी हॉल्ट हो गई थी। तो इस कारण से मुझे लगता है कि एक बड़ा क्षेत्रफल है बिहार का, आबादी भी बड़ी है, लोगों तक पहुंचने के लिए एक अच्छा खासा वक्त लगता है, संसाधन लगता है, पैसा हो, संसाधन हो, संगठन हो, प्रशिक्षण हो, ये सभी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरा निजी राय था कि 243 सीटों की जगह अगर आप 100 सीटों को चिन्हित करके मजबूती से लड़ते, तो हो सकता है कि परिणाम और बेहतर होते। और एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा वो है कि ये पूरा जनसुराज पूरी तरह से प्रशांत किशोर पर डिपेंडेंट हो गए प्रचारों के लिए, मतलब स्टार कैंपेनर के रूप में भी बस प्रशांत किशोर थे। एक आदमी का इतने कम से, क्योंकि चुनाव में प्रचार का वक्त बहुत कम मिलता है, तो एक इंसान का सारी जगह पर उपलब्ध होना, वो भी बाय कार, आप हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करते नहीं हैं, आप बाय कार ट्रैवल करते हो, तो एक आदमी का 243 सीटों पर उपलब्ध हो पाना ये संभव नहीं था। इसलिए प्रशांत किशोर, जैसा कि आप जानते हैं, प्रशांत किशोर हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करते, वो बाय कार, बाय रोड ट्रैवल करते हैं। इसलिए ये वन मैन आर्मी की जगह आपको और लोगों को प्रशिक्षित करना होगा, प्रशिक्षित वक्ताओं को भी करना होगा। इवन डिबेट्स में, जो बड़े टीवी डिबेट्स में आपके लोग जाते हैं, वो उनकी ट्रेनिंग मुझे लगा उसमें भी एक कमी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से बात करता हूँ, आरजेडी के प्रवक्ताओं से भी अगर बात कीजिए, तो वो बड़े ट्रेंड और डेटा ड्रिवन रहते हैं, बैक विद डेटा रहते हैं, लेकिन इतने ट्रेंड प्रवक्ता जनसुराज के नहीं थे। इस पर भी विचार करना होगा। अच्छे विचारक, डेफिनेटली प्रशांत किशोर इज अ गुड स्पीकर, प्रशांत किशोर निजी रूप से अच्छे वक्ता हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ही तो टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे, प्रशांत किशोर ही तो किसी मीडिया, मतलब 243 सीटों पर जो मीडिया है उस पर अकेले प्रशांत किशोर तो नहीं सबको इंटरव्यू दे सकते हैं। आपके प्रत्याशी वैसे ट्रेंड होने चाहिए, आपके प्रवक्ता वैसे ट्रेंड होने चाहिए, जब आप बड़े टीवी डिबेट्स में जाते हो उसमें भी। तो इस जगह एक प्रशिक्षण की कमी लगी, मुझे लगता है कि इस पर काम किया जा सकता है, और डेटा ऑलरेडी आपके पास है, तथ्य आपके पास है, तो ट्रेनिंग देना भी प्रशांत किशोर के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इस पर काम किया जा सकता है, और बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है, और लोगों के बनिस्बत आपकी टीम इसमें और अच्छा कर सकती है। निष्कर्ष यही होगा कि जनसुराज की हार किसी एक कारण से नहीं हुई, बल्कि संगठन की नई उम्र, बड़े कम दिन का संगठन था, अनुभव की कमी प्रत्याशियों में, प्रशांत किशोर के लिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रत्याशियों में अनुभव की कमी थी, सीमित संसाधन थे, सीमित समय था, और कमजोर जमीनी पकड़ मैं कह सकता हूँ, और या फिर जनता और नेता के बीच, जो इनके प्रत्याशी थे और जनता के बीच जो कनेक्ट था, वो थोड़ा कमजोर रहा। मुझे लगता है इन सब कारणों से ही ये हार का सामना करना पड़ा। पर मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही सफल प्रयास था, और जिस तरह मुख्य मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर और जनसुराज की टीम बिहार की जनता के सामने आई थी, ये खुद में बहुत ही यूनिक था। अच्छे पृष्ठभूमि के लोगों को इन्होंने चुनाव लड़ाया, यह भी बहुत यूनिक था। बिना सरकार में रहे, बिना किसी
बिना कुछ बिहार से लिए लगभग 1000 करोड़ रुपया बिहार की इकोनॉमी में पंप करना, दिस वाज इटसेल्फ अ कमेंडेबल जॉब। और इस बात के लिए प्रशांत किशोर को और जनस्वराज की टीम को सराहना देनी चाहिए और उनका मनोबल, उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अच्छे लोग अच्छे सोच के साथ बिहार को केंद्र में रखते हुए राजनीति में आए और बिहार को विकास के रास्ते पर अग्रसर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।